फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ अल्फ्रेड वेगनर विद रीसेंट एविडेंसेस। तो इस टॉपिक के अंदर आज हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को स्टडी करेंगे और साथ में कुछ रीसेंट एविडेंसेस को भी देखेंगे जो कि इस थ्योरी को जस्टिफाई करते हैं। इंट्रोडक्शन। तो अल्फ्रेड वेगनर बेसिकली एक मेटोलॉजिस्ट थे और इन्होंने जो अपना कॉन्सेप्ट है वो 1912 में प्रोफाउंड किया था। इनकी बुक काफ़ी लेट आई है, 1922 में आई और इनकी बुक का नाम था डाई एंशन हग डेर कॉन्टिनेंटे एंड ओजाने। ये जो बुक है ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई 1924 में। तो इसीलिए इनका जो कॉन्सेप्ट है ये लोगों तक काफ़ी लेट जो है वो पहुंचा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी जो थ्योरी है वो किस तरह से रही है। इनके अकॉर्डिंग जो है वो एक लैंड मास था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि बेसिक प्रीमाइसेस क्या क्या थे और क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जिन्हें ये सॉल्व करने के बारे में सोच रहे थे। तो ये जो है वो मेजरली बताना चाहते थे क्लाइमेटिक चेंजेस को, कि किस प्रकार से अर्थ की जो पास्ट जियोलॉजिकल हिस्ट्री रही है उसमें क्लाइमेटिक चेंजेस आए हैं। कहीं पर हमें ग्लेशियल एविडेंसेस मिले हैं, कहीं पर हमें किसी और तरह के एविडेंसेस मिले हैं। तो इन सब ये जो है वो मेटोलॉजिस्ट थे, ये क्लाइमेट को स्टडी करते थे, तो इसलिए ये क्लाइमेटिक चेंजेस को ही बताना चाहते थे। अब क्लाइमेटिक चेंजेस को भी बताने के लिए इनके पास दो ऑप्शंस थे। अब वो ऑप्शन ये थे, पहला ऑप्शन था कि ये मान ले कि कॉन्टिनेंट्स क्या है, स्टेशनरी है, यानी कि कॉन्टिनेंट्स बिल्कुल भी मूव नहीं करते हैं। पर हो सकता है ये जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं ये शिफ्ट कर गई हूँ या फिर ये मूव कर गई हूँ। दूसरा इनके पास ऑप्शन था कि ये माने कि क्लाइमेटिक जोन जो है वो स्टेशनरी है, वो मूव नहीं करती हैं, और जो कॉन्टिनेंट्स है हो सकता है यही मूव कर रहे हों, यही शिफ्ट करते हों। तो इन्होंने यहाँ पर जो है वो सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया, जिसमें ये था कि क्लाइमेटिक जोन्स हमारी स्टेशनरी थी, यानी वो मूव नहीं करती थी, और जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो हो सकता है कि शिफ्ट कर गए हों। तो इनका स्टडी का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही रहा कि ये पास्ट अर्थ हिस्ट्री में किस तरह से ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस आए हैं उन्हें एक्सप्लेन करें। अब इनका ऑब्जेक्टिव तो सिर्फ क्लाइमेटिक चेंजेस को एक्सप्लेन करना ही था, पर इनकी जो थ्योरी है वो और भी काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देती है। जैसे कि इन्होंने जो है वो कहीं ना कहीं ओरिजिन ऑफ माउंटेन्स भी एक्सप्लेन कर दिया है, और भी बहुत सी चीज़ों को ये थ्योरी बताती है। तो बेसिक प्रीमाइसेस क्या रहे इस थ्योरी के? सबसे पहले इन्होंने एडवर्ड स्विस के 3 लेयर सिस्टम ऑफ अर्थ को माना, उसको सही माना। अब ये 3 लेयर सिस्टम ऑफ अर्थ क्या है? यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है कि 3 लेयर्स जो है वो अर्थ की इन्होंने एडवर्ड स्विस ने डिफाइन की थी। पहली है सियाल, यानी कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। दूसरी है सीमा, ओशियानिक क्रस्ट। अब जो सियाल है और तीसरी हमारी नीफे है, यानी कि हमारा कोर। तो ये मानते हैं कि जो सियाल है वो सीमा पर बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, यानी बिना किसी फ्रिक्शन के मूव कर रहा है, ठीक है। पर बाद में ये जो इनकी थ्योरी है एडवर्ड स्विस की 3 लेयर सिस्टम ऑफ अर्थ, ये बाद में गलत साबित हुआ था। पर जो हमारे अल्फ्रेड वेगनर हैं इन्होंने इसी सिस्टम को सही मान के अपनी थ्योरी को दिया। तो इन्होंने माना कि सारे के सारे लैंड मासेस, अब यहाँ पर क्या था कि इन्होंने पहले तो देखा कि किस प्रकार से ये जो कोस्ट लाइन्स हैं, अटलांटिक ओशन की जो कोस्ट लाइन्स हैं, जो हमारा जो हमारा साउथ अमेरिका हो गया और जो हमारा अफ्रीका हो गया, तो इनकी जो कोस्ट लाइन्स हैं ये किस प्रकार से इतनी जो है वो सिमिलर है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को सोचते थे और इनके लिए ये चीज़ जो है वो उतनी आसान नहीं थी। तो इन्होंने ये माना कि हो सकता है हमारे जो सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, अगर हम पास्ट हिस्ट्री को देखें अर्थ की, हो सकता है ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए हों और बाद में इनमें कोई ड्रिफ्ट हुआ, कोई इनमें थोड़ा सा कुछ हुआ होगा, ऐसा ड्रिफ्ट हुआ होगा और ये बाद में मूव कर गए। और इन्होंने ये माना कि सारे के सारे लैंड मासेस जो है वो एक साथ में जुड़े हुए थे। अब इस पूरे के पूरे लैंड मास को इन्होंने नाम दिया पैंजिया।
अब कार्बोनिफेरस पीरियड की ये बात करें, पैंजिया एक ग्रीक वर्ड है जो कि एंटायर अर्थ के लिए जिसकी सिंपल इंग्लिश एंटायर अर्थ है। तो ये जो पैंजिया है इसको एक ह्यूज वाटर बॉडी ने सराउंड किया है जिसका नाम है पैंथलासा, यानी कि होल वाटर बॉडी जो है वो इसकी पैंथलासा है। हाँ, तो यहाँ पर हम इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर पैंजिया दिया गया है जिसमें हमारा यूरेशिया भी आ जाता है, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और हमारा अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, पेनिनसुलर इंडिया, ये सारे के सारा ही कंप्लीटली जुड़ा हुआ लैंड मास है और इसी को इन्होंने नाम दिया पैंजिया। और इसके आसपास जो भी हमें वाटर बॉडी दिख रही है ये है हमारा पैंथलासा। ये इमेज भी सेम चीज़ को डिपिक्ट करती है। अब ये क्या बताती है कि जो पैंजिया है और जो हमारे यहाँ पर टेथस ओशन की भी हम बात करेंगे आगे, तो ये जो पैंजिया है एक तरफ से ये, और जो करंट जो अभी हम में ये जो अर्थ है वो किस तरह से मूव हो गए, ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स और अपनी करंट शेप में आ गए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत से ओशंस भी बने हैं, बहुत सी छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ भी बनी है, गल्फ रीजन्स बने हैं, बहुत सी स्ट्रेट्स बनी हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस प्रकार से मूव करते हुए, यानी कि ये हमारे जो कॉन्टिनेंट है ये मूव करके इस तरह से आ गए हैं अपनी प्रेजेंट शेप में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है लॉरेशिया एंड गोंडवाना। अब जो लॉरेशिया है, अब जो लॉरेशिया है और जो गोंडवाना है, तो यहाँ पर लॉरेशिया में हमारा पूरा का पूरा यूरेशिया आ गया, यानी यूरोप आ गया, और एशिया का कुछ पार्ट आ गया, नॉर्थ अमेरिका आ गया, हमारा पूरा का पूरा ये कम्प्लीटली आ जाता है। और जो हमारा गोंडवाना लैंड है उसमें हमारा साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे लैंड मासेस कम्प्लीटली आते हैं। और बीच में हमारी एक छोटी सी वाटर बॉडी है, वो है टेथिस सी। तो अल्फ्रेड वेगनर ने यहाँ पर प्री कार्बोनिफेरस पीरियड की या फिर प्री कार्बोनिफेरस टाइम्स की कोई भी जो है वो कंडीशन डिफाइन नहीं की, डिस्क्राइब नहीं की। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है वो ये जो बता रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि अल्फ्रेड वेगनर प्री कार्बोनिफेरस जो है वो ड्रिफ्ट है उसके बारे में बिलीव नहीं करते हैं। जैसे कि रोडीना के बारे में हमने पढ़ा है कि रोडीना भी एक ह्यूज लैंड मास था। तो ये प्री कार्बोनिफेरस पीरियड की अगर बात करें तो तब था। तो अल्फ्रेड वेगनर कार्बोनिफेरस पीरियड की बात करते हैं, उसके बाद की बात करते हैं, पर उससे पहले की बात नहीं करते हैं। तो पैंजिया जो है वो सब्सिक्वेंट पीरियड्स में इनका जो लैंड मास है वो इनमें ब्रेकअप हुआ है, ये टूटे हैं लैंड मासेस। और ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं और ये जो ओशंस हैं ये बाद में ही बने हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इस इमेज में कि किस प्रकार से पैंजिया धीरे धीरे जो है वो ब्रेकअप हुआ है पैंजिया का, और कैसे ये प्रेजेंट फॉर्म में आया है। वैसे ही हमें यहाँ पर टाइम पीरियड के साथ में बताया गया है इस इमेज में कि पैंजिया किस तरह से इसका ब्रेकअप हुआ, धीरे धीरे हमारा जो ओपनिंग ऑफ टेथिस है वो हुआ, उसके बाद 200 मिलियन ईयर्स अगो ऐसा था, फिर 130 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो थोड़ा और वाइडन हुआ इनके बीच में स्पेस, और ये थोड़े और ड्रिफ्ट हुए। फिर 70 मिलियन ईयर्स अगो थोड़ी सी जो है वो करंट शेप ये लेने लगे, और आज जो है वो इस प्रेजेंट फॉर्म में हमें कॉन्टिनेंट्स इसी मूवमेंट की वजह से जो है वो दिखते हैं। अब इन्होंने ये तो हमें बता दिया कि ये थ्योरी है कि भाई कॉन्टिनेंट्स मूव किए, पर इन्होंने इसके कुछ हमें एविडेंसेस भी दिए हैं। तो अगर हम एविडेंसेस की बात करें तो सबसे पहले है हमारा जिगसॉ फिट। तो यहाँ पर हमें जियोग्राफिकल सिमिलैरिटी जो है वो अटलांटिक ओशन की दोनों कोस्ट में देखने को मिलती है। ठीक है, कि यानी कि अटलांटिक कोस्ट जो है अगर उसकी हम दोनों कोस्ट को देखें, अटलांटिक ओशन की दोनों कोस्ट को देखें, तो वो एक साथ उस तरह से जुड़ जाती हैं जिस तरह से एक लकड़ी के दो काटे हुए पीसेस रीफिट किए जाएं तो वैसे ही वो प्रॉपरली जुड़ जाते हैं। तो उसी तरह एक पजल की तरह जो है ये सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये पहला इनका एविडेंस रहा कि हो सकता है ये लैंड मासेस आपस में पहले जुड़े हुए हों। नेक्स्ट है हमारे जियोलॉजिकल एविडेंसेस।
अब यहाँ पर जो कैलेडोनियन और हर्केनियन माउंटेन सिस्टम है वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल एरियाज में, तो अटलांटिक ओशन के ये पूरे के पूरे सिमिलर हैं, यानी कि इनकी एज सिमिलर है, इनका जो यानी कि जिस तरह से ये फॉर्म हुए हैं वो सारे की सारी चीज़ें सिमिलर हैं। और जो अपलांचियंस माउंटेन है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, और जो नॉर्थ अमेरिका के जो भी माउंटेन्स हैं वो सारे के सारे कंपैटिबल हैं किस चीज़ के साथ में, आयरलैंड, वेल्स और नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप के, यानी कि अटलांटिक ओशन के दोनों तरफ के जो माउंटेन्स है वो सेम है हमारे। इस इमेज में भी दिखाया गया है कि किस तरह से ये जो चीज़ें हैं, अब देखो नीचे वाली इमेज में दिखाया गया है ये ग्रीनलैंड, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ये तब का है जब ये लैंड मासेस साथ में जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे इनमें जो है वो इनका ब्रेकअप हुआ और ये ड्रिफ्ट हुए, तो उसके बाद जो है वो हमें इसलिए यहाँ पर लगता है कि इनमें बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हैं इन माउंटेन सिस्टम में। अब यहाँ पर लाइफ के भी कुछ एविडेंसेस हमें मिले हैं, जैसे कि मेसोसॉरस है, ये एक फ्रेश वाटर रेप्टाइल है, और ये रेप्टाइल जो है वो हमारा यानी कि मूव नहीं कर पाता है सॉल्टी वाटर में, पर इसके एविडेंसेस हमें जिस प्रकार से मिले हैं, तो ये जो हमें अटलांटिक ओशन के दोनों कोस्ट में यानी कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका दोनों में मिला है, तो ये हमें यहाँ पर इसके जो एविडेंसेस मिले हैं हमें इससे पता चलता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये सॉल्टी वाटर में जो है वो ये यानी कि सॉल्टी वाटर से होकर के ये गया हो, ठीक है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये फ्रेश वाटर रेप्टाइल है। तो इसलिए ये भी एक एविडेंस है कि ये पहले लैंडमास जुड़े हुए थे, बाद में इनके बीच में ब्रेकअप हुआ, और ये जो हमारे जो मेसोसॉरस हैं ये भी डिवाइड हो गए दो लैंड मासेस में। और वैसे ही हमारे जो लेमिंग्स हैं, ग्लोसोपेट्रिस हैं, फिर लिस्टोसॉरस हैं, ये भी ऐसे ही कुछ हमें एविडेंसेस मिलते हैं इनसे भी। जैसे कि ग्लोसोपेट्रिस एक हमारा फॉसिल है, ये हमें कहाँ कहाँ मिला है, साउथ अमेरिका में मिला है, अफ्रीका, इंडिया में मिला है, पेनिनसुलर इंडिया में, मेडागास्कर में भी मिला है, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये लैंड मासेस जो हैं वो साथ में जुड़े हुए होंगे। वैसे ही मेसोसॉरस की भी हम बात कर चुके हैं। फिर हमारा है साइनोग्नाथस, तो ये भी एक रेप्टाइल है और ये 3 मीटर लॉन्ग तक होता है, और ये भी कोई यानी कि इतना तैराकी नहीं जानता है और ये इतना जा भी नहीं सकता है। तो वैसे ही हमारा लेसोसॉरस है, तो ये भी हमें कहाँ कहाँ, अफ्रीका, मेडागास्कर, इंडियन, अंटार्कटिका में मिला है। तो ये जो इनके एविडेंसेस हैं, ये जो हमें मिले हैं, ये प्रूफ करते हैं कि ये लैंड मासेस पहले साथ में जुड़े रहे होंगे। फिर हमारे कुछ पास्ट क्लाइमेट हैं, अर्थ के पास्ट क्लाइमेट से भी हमें ये जो है वो एविडेंस मिलते हैं, क्योंकि हमारे जो अल्फ्रेड वेगनर थे वो मेट्रोलॉजिस्ट थे, तो वो क्लाइमेट को ही स्टडी करना चाहते थे, हमने ये चीज़ देखी। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर अगर हम देखें जो ग्लेशियर स्ट्रेशंस हैं, ठीक है, कि ग्लेशियर्स जो हैं वो जिस टाइम में मूव करते हैं तो कुछ ही निशान अपने छोड़ जाते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। तो ये जो इनके स्ट्रेशंस रह गए हैं, ये कहाँ कहाँ हमें मिले हैं, ये हमें ब्राज़ील में मिले हैं, फाल्कलैंड में मिले हैं, साउथ अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका में मिले हैं। तो अंटार्कटिका को छोड़ के मैक्सिमम ये जो जितने भी रीजन्स मैंने आपको बताए ये सारे ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, और यहाँ पर जो है वो काफ़ी गर्मी पड़ती है आज की डेट में। तो यहाँ पर ग्लेशियल एविडेंसेस का होना इस बात का सबूत है कि हो सकता है कि ये लैंड मासेस पहले एक साथ में जुड़े रहे होंगे, और ये अभी जो ये रीजन जो है वो बहुत ही हॉट क्लाइमेट में आते हैं या फिर जो है वो ट्रॉपिकल रीजन्स में आते हैं, हो सकता है ये पहले पोल्स में रहे हों। तो इस वजह से यहाँ पर हमें ग्लेशियर्स के एविडेंसेस मिले हैं। दूसरा है बिटुमिनस कॉयल। अब ये जो बिटुमिनस कॉयल है ये सेडिमेंट्री रॉक से मिलता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये किस तरह से बनता है, ये कॉम्पैक्ट, जब हमारे जो ट्रॉपिकल प्लांट्स के रिमेन्स होते हैं बहुत कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, और ये हमें हॉट स्टिकी ह्यूमिड जंगल्स में जो है वो बेसिकली बन सकता है। ये ऐसी कंडीशन में ही बन सकता है जहाँ पर ट्रॉपिकल प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिकल प्लांट्स तो आपको पता ही कि काफ़ी हॉट क्लाइमेट वहाँ का होगा, तो ये उसी जगह पर जो है वो ये बनते हैं। पर आज की डेट में बिटुमिनस कॉयल हमें फ्रिजिड एरियाज़ में मिलता है, जैसे कि नॉर्दर्न एशिया हो गया या अंटार्कटिका हो गया। तो यहाँ पर काफ़ी ठंड बढ़ती है इन रीजन्स में, और काफ़ी ये रीजन जो है वो बर्फ़ से ढके रहते हैं। तो यहाँ पर बिटुमिनस कॉयल का मिलना
ये इस बात का एक एविडेंस है कि ये जो रीज़न है ये पहले हो सकता है कि ये रीज़न हमारा जो है वो पोल्स में ना रह करके हमारा ट्रॉपिकल रीजन रहा हो, इसलिए यहाँ पर जो है वो हमें बिटुमिनस कोल मिल रहा है। नेक्स्ट है हमारे कुछ रिसेंट एविडेंसेस। तो सबसे पहले है ये हमारे नासिका भद्राचुस भूपति फ्रॉग है। तो ये हमें ये स्नाउट शेप्ड इनका नोज होता है और ये एक पर्पल फ्रॉग है। ये बेसिकली हमारा ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स में इंडिया में पाया जाता है, पर ये हमें सेशल्स में भी मिला। तो ये जो फ्रॉग है ये इतना ज़्यादा जो स्विम करके तो जा नहीं सकता है, तो इसका भी ये एविडेंस है कि ये जो सेशल्स है ये भी इंडिया का ही पार्ट रहा होगा, क्योंकि इंडिया हमने देखा कि जो गोंडवाना लैंड का पार्ट था अंटार्कटिका अफ्रीका और जो ऑस्ट्रेलिया के साथ में जुड़ा हुआ था। तो ये जो गोंडवाना लैंड में ये पाया जाता था, और जब इसमें इनका ब्रेकअप हुआ, ये जो ड्रिफ्ट हुए, तब ये जो स्पीशीज़ हैं ये भी ड्रिफ्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर सेशल्स की जो है वो पोजीशन बताई गई है कि यहाँ पर सेशल है और ऊपर हमें इंडिया भी दिख रहा है। तो साथ में हमारा जो इथमोस्टिमगस सेंटीपीड है, तो ये जो सेंटीपीड है इसका जो ओरिजिन है वो सदर्न एंड वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है इंडिया में, और ये ऑस्ट्रेलिया सोलोमन आइलैंड, न्यू गिनिया और इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। तो इससे ये चीज़ जो है वो प्रूफ होती है कि ये जो सेंटीपीड है ये इसने मूवमेंट नहीं की है, पर जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं इन्होंने मूवमेंट की है, और इसलिए ये अलग अलग रीजन्स में हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पर पोजीशन बताई गई है ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया की, और साथ में ये सोलोमन आइलैंड्स हैं, ऑस्ट्रेलिया है, न्यू गिनी है, इंडोनेशिया है। तो हाँ, आज के लेक्चर में बस इतना ही, और इसके साथ में जो इसके आगे के प्रोसेस ऑफ थ्योरी है और इवैल्यूएशन है, तो वो सब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और बस, थैंक यू।